बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स टैक्स एक्ट का हमारा ये थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में अभी हमारी ये डेफिनेशंस ही चल रही हैं और अभी एक दो लेक्चर्स और चलेंगे। तो कल हमने सेक्शन 6A तक, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6A तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6B से। तो 6B जो डिस्क्राइब करता है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की डेफिनेशन को जो बताता है। अब डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की डेफिनेशन में आपको सिंपल अल्फाज में बता दूँ तो अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है या फिर आपको कह लें कि कंप्लाइंस के लिए कोई जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव होता है या आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है और आप उस नोटिस की कंप्लाइंस नहीं करते विद इन ड्यू डेट, तो उसके अगेंस्ट जो है ना नॉन कंप्लाइंस की सूरत में आपको जो पेनल्टी लगाई जाती है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कहलाती है। और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज सेल टैक्स के सेक्शन 34 के तहत लगाया जाता है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 34 के तहत जो है ना वो आपको रिटर्न ना फाइल करने की सूरत में डिफ़ॉल्ट चार्ज लग सकता है, या फिर आपको किसी और जो है ना लिटिगेशन की सूरत में जब आपको नोटिस डाले जाएं और वो आप नोटिस की कंप्लाइंस ना करें तो आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है ना वो लागू हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, सेक्शन 7 में डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन दी गई है कि डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपके पास, बेसिकली ये आपके पास कोई पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? या तो कोई मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है या फिर कोई इंपोर्टर अपॉइंट करता है। फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, किसी एक मखसूस एरिया के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, के वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जांपल कि किसी एक जो है ना प्रेमिसेस में या किसी एक जो है ना लोकेशन पे कोई कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है। अब वो किसी शख्स को जो है ना वो आगे क्या करते हैं, उसको क्या हायर कर लेते हैं या फिर इसको डिप्यूट करते हैं कि आपने जो है ना इस मखसूस एरिया में हमारी गुड्स को जो है ना क्या करना है, आपने सेल करना है, को डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे फर्दर जो है ना नीचे लेवल तक, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई कि व्हाट इज मेंट बाय डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिकली डाटा होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिकली डाटा हो सकता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, कोई कंप्यूटर टेप्स हो सकती हैं, या फिर कंप्यूटर डिस्क्स, या फिर कोई माइक्रोफिल्म्स और एनी अदर मीडियम फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। तो इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। कोई फ्लॉपी हो सकती है, कोई CD डिस्क हो सकती है, USB हो सकती है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इसमें ड्यू डेट की डेफिनेशन दी गई। व्हाट इज मेंट बाय ड्यू डेट? ड्यू डेट इज डेट्स गिवन बाय द डिपार्टमेंट टू अ पर्सन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न और फॉर फाइलिंग ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है कि जो है ना ये आपको जो है ना ये डेट गिवन बाय अथॉरिटीज़ फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स और रिप्लाईज या डॉक्यूमेंट्स, कि ये डेट एक मखसूस डेट गिवन जो एक डेट दी जाती है किसी टैक्स पेयर को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर ले या फिर अपने कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो फर्निश कर ले। तो आगे सेक्शन 9A में डेफिनेशन दी गई है ई इंटरमीडियरी की डेफिनेशन। ई इंटरमीडियरी, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन आगे फर्दर किसी को अपॉइंट करता है कि वो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल कर दे या फिर इसके जो है ना बाकी के जो टैक्स मामला है उनको देखे। और ये जो है ना ये पर्सन जो है ना अपॉइंटेड किया जाता है अंडर सेक्शन 52A के तहत, कि जो है ना वो उस रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न्स फाइल कर दे या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे फाइल कर दे। इसको ई इंटरमीडियरी पर्सन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेक्शन 10 में एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी गई। व्हाट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट? तो एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? कोई फर्म हो सकती है और कंपनी हो सकती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड का जो है ना मैं आपको बता दूँ कि इनकॉर्पोरेटेड से क्या मुराद है। इनकॉर्पोरेटेड से मुराद ये है कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी या कोई भी AOP जो है ना उसको किसी लॉ के तहत बनाया जाए। लॉज जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेटेड बोलेंगे। तो वो कहता है कि ये इनकॉर्पोरेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इनको हम क्या कहेंगे? एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। ये एक इंडिविजुअल भी जो है ना वो इंडिविजुअल कोई पर्सन है वो भी एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स रूल्स। अब जो है ना सेक्शन 11 ये एग्जाम्प्ट सप्लाई की जो है ना डेफिनेशन है। एग्जाम्प्ट सप्लाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसका पता होना चाहिए कि एग्जाम्प्ट सप्लाई से क्या मुराद है। एग्जाम्प्ट सप्लाई विच इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन
13 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना डिफरेंट जो है ना गुड्स के ऊपर जो है ना एग्जम्पशन दी हुई है कि आप अगर ये एग्जम्पशन, ये गुड्स अगर आप इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे या सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिस्क्राइब की गई हैं सेक्शन 13 में, सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 13 में इनको बयान किया गया है। फिर इसके बाद जो है ना आगे FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी, इसकी डेफिनेशन दी गई है सब सेक्शन 11A के अंडर। वो कहता है कि ये क्या है, तो FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी ये जो है इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 फॉर सेटलमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्स। ये कंपनी बनाई है गवर्नमेंट ने, जो है ना कंपनीज एक्ट के तहत जो है ना रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है, ये कंपनी एक है। और इसको किस मकसद के लिए बनाया गया, ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के जो रिफंड क्लेम है उनको सेटलमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर आगे जो है ना जो आपके पास सब सेक्शन 11B, उसमें फर्म की जो है ना वो डेफिनेशन दी, व्हाट इज मेंट बाय फर्म। तो फर्म क्या होती है, द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। आसान सी बात है कि दो शख्स जो है ना वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं जो है ना कि या दोनों रजामंद हो जाते हैं कि हम ये कारोबार करेंगे और कारोबार करने के बाद हमें जो प्रॉफिट्स होगा वो आप आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वो जो उन्होंने एक कह लें कि एक बायमी ताल्लुक़ या जो उन्होंने एक बायमी मिलके जो है ना वो कारोबार किया है, उस कारोबार को हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। आगे जो है ना गुड्स की डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 12 के अंदर है, वो कि व्हाट इज मेंट बाय गुड्स। तो कहते हैं कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो गुड्स कहलाती है। मेरे मार्कर नज़र आ रहा है, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये आपके पास सारी के ये गुड्स हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना एक्सक्लूड भी हैं, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुड्स में नहीं आती हैं, जैसे कि अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम से क्या मुराद है, जो डेट्स के ऊपर आपको जो है ना आपको जो है ना वो कह लें कि वो आपको कुछ मुआवजा मिलता है, या फिर आपके पास जो मनी है, या फिर कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ शेयर्स हैं, या फिर सिक्योरिटीज़ हैं। ये सारी आपके पास गुड्स नहीं है। इसके अलावा बाकी जो भी मूवेबल चीज़ है आपके पास वो सारी गुड्स के अंदर आती हैं। तो इस लेक्चर को शेयर करें दूसरे लोगों तक ताकि किसी और का भी साथ में फ़ायदा हो सके। जज़ाकुमुल्लाह।